भारतीय संविधान एक बड़ी विषय वस्तु है। जब संविधान बना था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे मूल प्रति में। आज भी 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन किताब जब आप देखते हैं किताबों में लिखे रहते हैं 465, 475 ऐसे लिख देते हैं। तकनीकी तौर पर गलत है। तकनीकी तौर पर हमारी जो ये संविधान की पुस्तक है इसमें 395 अनुच्छेद ही हैं। अच्छा मुझे बताओ 396 अनुच्छेद कौन सा है? नहीं बता पाओगे। आमतौर पे हुआ क्या है, जब से संविधान लागू हुआ उसके बाद से मल्टीपल अमेंडमेंट्स हो गए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो गए, नए भाग जुड़ गए, नए बहुत सारे पार्ट जुड़ गए, उन नए भागों में बहुत सारे आर्टिकल्स और उसके साथ कई सारे सब आर्टिकल जुड़ गए। जैसे आर्टिकल 21A जुड़ गया है ना, शिक्षा का अधिकार जुड़ गया। जैसे आर्टिकल 243 ABCD से लेके जेड तक जुड़ गया आपका, है ना। जैसे आर्टिकल 51A जुड़ गया आपका, फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ गया। ऐसे करके बहुत सारे आर्टिकल जुड़े हैं आपके। आर्टिकल 233A जुड़ गया आपका, ट्रिब्यूनल्स 223A जुड़ गया। ऐसे करके मल्टीपल आर्टिकल जुड़ गए। तो ऐसे काउंट कर ले यदि हम, तब जाके 475, 450 ऐसे जो लिखे होते हैं जस्टिफाई कर सकते हैं। पर एक्चुअल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब लागू हुआ था तब 395 अनुच्छेद थे और आज भी 395 अनुच्छेद है। हाँ, कुछ चीजें बढ़ी हैं। जैसे क्या बढ़ा है? अनुसूचियां 8 हुआ करती थी, अब 12 हो गई हैं, है ना। 9वीं अनुसूची आपकी लैंड रिफॉर्म को लेकर जुड़ गई, 10वीं एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर जुड़ गई, 11वीं आपकी ग्राम पंचायतों से जुड़ गई आपकी 73वां संविधान संशोधन, और आपकी 12वीं अनुसूची शहरी निकाय से जुड़ गई, 18 विषय। तो आज के सेशन में मैं भारतीय संविधान, अब ये देखो ये एक सेशन में पॉसिबल नहीं है, मैं चाह रहा हूं जो भारतीय संविधान के मूलभूत अनुच्छेद हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है कि 395 के 395 रटने लग जाओ। 395 के 395 हमें क्यों ही रटना, क्या ही करेंगे रट के? 395 थोड़ा ना रटना है, हम वो रटेंगे जो एग्जाम में आते हैं। अब मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ, क्लास में तो मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ। क्लास में आपने देखा होगा मैं बेयरेक्ट से पढ़ाता हूँ आप लोगों को, मजा ही आ जाता है आप लोगों को। आप ये मान लीजिए एक एक आर्टिकल मैंने पढ़ाया है, जितने भी लैंडमार्क केसेस हैं वो आपको पढ़ाया है, आपको बिल्कुल आनंद के साथ मैंने पॉलिटी पढ़ाई है, जो फाउंडेशन बैच वाले बच्चे हैं। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट हैं उनको भी तो जान लो। डिटेल में तो पढ़ लिया आपने, अब महत्वपूर्ण समझ लेते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं उनका रिवीजन कर लो, उनको एक बार जो है रिकॉल कर लो, ऐसे करके, है ना। तो एक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम इस विषय वस्तु के अंतर्गत केवल महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये है वो किस पुस्तक, ये मूल प्रति है आपकी संविधान की, ठीक है। मूल प्रति हमारे म्यूजियम में रखी हुई है, ये वाली प्रति है, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये मूल प्रति है संविधान की, ये म्यूजियम में रखी हुई है। संविधान सदन कह दिया गया। अब जो हमारा केंद्रीय भवन था उसको संविधान सदन, पहले संसद थी वो, अब नई संसद बन गई तो उसका नाम ही संविधान सदन कर दिया गया है। तो आइए इस प्रति से जुड़े हुए कुछ विषय वस्तु को पढ़ते हैं, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। कुछ आर्टिकल्स बताता जाता हूँ, ध्यान समझते जाइएगा। टोटल 22 भाग हैं संविधान में, आज भी 22 भाग हैं। बात वही वाली हो गई, लिखा कितना होता है, कोई 25 लिखता है, कोई 26 लिखता है। फिर वही बात, अमेंडमेंट से बहुत सारे नए भाग जुड़ गए, उस हिसाब से नंबर के हिसाब से काउंट कर लो, तो चाहे जो बोल दो आप। तो भाग 1, शुरुआत ही यहीं से करते हैं ना, क्यों ही कहीं भटकना। भाग 1 में 4 आर्टिकल हैं आपके, किससे जुड़ा हुआ है? संघ और उसके राज क्षेत्र से। शुरुआत ही यहीं से होनी चाहिए। भैया भारत क्या है, भारत के बारे में, इंडिया वर्सेस भारत का जो पूरा का पूरा एक, इस पे मैं अलग से एक लेक्चर आपको दूंगा। भारत वर्सेस इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, कितने नामों से भारत को जाना, इसका एक लंबा विवाद भी रहा। अभी आप पिछले समय काल पे देखें, जब G20 शिखर सम्मेलन था उसमें भारत नाम लिखा रहता था। तो भारत और इंडिया के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इस पर मैं अलग से वीडियो दूंगा, डिटेल वीडियो आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। वैसे ज्योग्राफी की क्लास में मैंने ऑलरेडी फाउंडेशन बैच में पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी। तो भाग 1 आपका जो है संघ और राज क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। और अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आर्टिकल 1 जो आपका है, अनुच्छेद 1 क्या है आपका? भारत राज्यों का संघ है। 2 मिनट में इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने आपको एक बात कही है,
तथ्य के साथ विश्लेषण भी जहां जरूरी होगा। अब यहां पे एक टर्म्स आता है संघ। अब इंडिया के कॉन्सेप्ट संदर्भ में समझते हैं, भारत के संदर्भ में। रेफरेंस में अमेरिका को ले लेते हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष जो था 1776 में अमेरिकी क्रांति हुई थी, ठीक है। जब अमेरिकी क्रांति हुई तब टोटल 13 कॉलोनी हुआ करती थी, 13 उपनिवेश हुआ करते थे। ये किसके उपनिवेश थे? ये ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे। अंग्रेजों ने हर जगह शासन किया है। आज अमेरिका सुपर पावर जरूर है, लेकिन सुपर पावर पे पहले शासन करने वाले ब्रिटिश थे। एक्चुअल में ब्रिटिश ही थे। पहले यहाँ रेड इंडियन रहते थे, कोलंबस पहुंच गया यहाँ पे, और पहुंचने के बाद जो है तो अमेरिका पहले 13 कॉलोनी थी। 1776 में इन्होंने अपने आप को आज़ाद कर लिया। आज़ाद करने के बाद इनको लगा कि यदि अलग अलग रहेंगे तो शायद फिर से गुलाम हो जाएं, फिर से ब्रिटिश जैसी पावर आके, फ्रांस जैसी पावर आके, रसिया जैसी पावर आके फिर से हमें गुलाम ना बना ले। तो इन्होंने आपस में एक समझौता किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम एक साथ रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से एक संघ बनाया इन्होंने। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में यह भी कहा कि जब हम चाहें तब हम अलग भी हो सकते हैं, जब हम चाहें तब हम अलग भी हो सकते हैं। साथ तो आ गए, लेकिन जब चाहें तब अलग हो जाएं। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी खत्म भी हो सकता है, जो निकलना चाहे निकल जाए। अब ये 13 थे, 13 से 50 हो चुके हैं। धीरे धीरे बढ़ते गए, लोग आते गए, जुड़ते गए, अब 50 हो चुके हैं। एक बार प्रयास हुआ था अमेरिका में कि अमेरिका के देश अलग होना चाहते थे। उस समय अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे। उत्तरी राज्य जो थे और दक्षिणी राज्य, दास प्रथा का मुद्दा था उस समय। दक्षिणी राज्य, इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया। उत्तरी राज्य दास प्रथा खत्म करना चाहते थे, दक्षिणी राज्य दास प्रथा रखना चाहते थे, और मल्टीपल कई सारे इशू थे। तो कहीं ना कहीं पे आपस में एक सिविल वार छिड़ा था, और ये बात है 1865 की। उस समय अब्राहम लिंकन थे। काफी लंबे समय तक अमेरिका जैसे राष्ट्र में, जिसको हम वर्ल्ड की पहली डेमोक्रेसी कहते हैं, वहां पे सिविल वार, गृह युद्ध हुआ। कई सारे राज्य अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते थे। ये कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है। आज भी यदि कोई चाहे कि मैं अलग होना चाहूं तो अलग हो सकता है। आज अमेरिका में हर देश के, हर राज्य के पास 2 संविधान, एक संविधान उसका अमेरिका का संविधान है, दूसरा संविधान उसका खुद का है। सुप्रीम पावर है, संप्रभुता राज्यों में भी निहित है। समझ रहे हैं मेरी बात को? पर जब भारत आजाद हुआ, जब हमारा इंडिया आजाद हुआ, और भारत में इस समय 562 रियासतें थी, और यहां पे लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को बनाते समय यह सोचा कि जब अंग्रेज भारत आए तब हम काफी टुकड़ों में बटे थे, और इन्हीं टुकड़ों के कारण से अंग्रेज भारत को धीरे धीरे विस्तार करते गए, प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने लगे। आए थे व्यापार करने, बन गए राजा यहां के। उसके पीछे का कारण भारत का विखंडन था, और उस विखंडन का बेनिफिट उठाया अंग्रेजों ने। तो सरदार पटेल ने कहा कि अब आजाद भारत ऐसा नहीं होगा। आजाद भारत एक ऐसा भारत बनेगा जो भविष्य में कभी टूट नहीं पाएगा, जिसका कोई विखंडन नहीं करवा सकता है। तो इन्होंने समझौते के परिणाम पे भारत ना बना करके विलयीकरण कराया। विलयीकरण का मतलब समझते हैं? एक बार यदि आप इसके अंतर्गत आ गए तो फिर वापस बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसे पानी के घोल में चीनी घोलते हैं ना, एक बार चीनी अपना स्वरूप खत्म कर देती है तो पानी ही लगती है। अब आप भारत संघ का यदि हिस्सा बन गए, जो रियासत भारत संघ का हिस्सा बन गई, जिसने विलय पत्र पे साइन कर दिया, अब वो भारत ही हो गया। तो 562 रियासतें एक एक करके भारत संघ का हिस्सा बन गई। इनफैक्ट जो 3 रियासतें बची थीं, चाहे वो जूनागढ़ हो, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, जूनागढ़ को भी भारतीय रियासत का हिस्सा बनाया गया। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया, उसको भी जो है भारत संघ का हिस्सा बनाया गया। जम्मू कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया था, इसलिए जम्मू कश्मीर का एक एक इंच हमारा है।
आज जो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से पर, जिसको हम पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, उस हिस्से पर पाकिस्तान का जो कब्जा है वो एक अवैध कब्जा है। क्यों अवैध कब्जा है? क्योंकि राजा हरि सिंह ने विलयीकरण पे साइन किया था, हस्ताक्षर किया था, और वो सिग्नेचर, आप इस बात को समझिए, वो जो साइन है, वो साइन, क्योंकि भारत संघ का कॉन्सेप्ट समझिए, जो एक बार भारत संघ में विलय हो गया, अब वो उस संघ का बाहर नहीं जा सकता। एग्जिट रोल ही नहीं है, एग्जिट मॉडल ही नहीं है। 1975 में सिक्किम आ गया, गोवा 1962 में एंट्री कर लिया, आ गया, समझ रहे हैं? तो विलय पत्र एक ऐसा संघ बनाया गया है जो अटूट है, जो अखंड है, जो तोड़ा नहीं जा सकता। ये एक ऐसा संघ। अब अमेरिका के साथ क्या दिक्कत है पता है आपको? बहुत सारे राज्य हटना भी चाहते हैं, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि कहीं मान लो धोखे से 50 राज्य हैं, धोखे से कैलिफोर्निया सोचे मैं अलग हो जाऊं, इतनी दुश्मनी ले रखी है कि कैलिफोर्निया को खा जाएंगे, बाकी नोच डालेंगे। अब ये मजबूरी में एक दूसरे के साथ है, उत्तर कोरिया वाला ही निपटा देगा, तो आ गए अकेले नहीं जा सकते। अब ये मजबूरी में फंस गए। अब इन्होंने इतनी दुश्मनी ले रखी है पूरे विश्व से, अब चाह के भी अलग नहीं हो सकते। हमारे वाले तो अलग हो ही नहीं सकते। तो ये जो बार बार आप बातें सुनते हो, कोई कहता है अरे नागालैंड अलग हो जाए, कैसे हो जाएगा अलग? जो विलय पत्र में साइन हो गया, भारत का कोई भी राज्य कभी भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं धारण कर सकता। हमारे यहां पे संप्रभुता संविधान में निहित है, और संविधान ने संप्रभुता किसको दे रखा है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वी द पीपुल ऑफ इंडिया होने के कारण से हमारी संप्रभुता हमने अपनी संसद को दे रखी है। चुने हुए प्रतिनिधि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के माध्यम से इस पूरे देश को चला रहे हैं, और जब चाहो आप हटा दो, हर 5 साल बाद हटा देते हो। तो इनडायरेक्टली हमारे यहां पे संप्रभुता इस किताब पे है। इस किताब के पास सुप्रीम पावर है। इस किताब ने अपना गार्जियन सुप्रीम कोर्ट को बना रखा है कि जब भी इस किताब के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, इस किताब तो सुप्रीम कोर्ट आके खड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं संविधान का संरक्षण, अभिरक्षण, उसका पालन करूंगा। भारत का हर जो व्यक्ति जो भी इस किसी भी पद पे बैठता है, जो संविधान के द्वारा पद बनाया गया है, वो संविधान की शपथ लेता है। तो ये किताब ही सब कुछ है, और इस किताब ने ही डेमोक्रेसी दी है, इस किताब ने ही फंडामेंटल राइट दिया है, और इस किताब से ही हमारा देश चल रहा है। तो संविधान एक मौलिक दस्तावेज है, एक ऐसा मौलिक दस्तावेज जो किसी भी देश की शासन व्यवस्था का मूल है, मूल आधार है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बात समझनी है और दिमाग में बैठाना है। ये एक सामान्य पुस्तक नहीं है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। आपके सिलेबस में इस पुस्तक को रखा गया है, आपको इससे नंबर मिलेंगे। आप इस दृष्टिकोण से इस किताब को पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, लेकिन इस बात को भी समझिए कि आप इस देश के नागरिक हैं, आपकी पहचान है। यदि किताब नहीं होती तो क्या ही थे आप? इस किताब के पहले क्या थे आप? जब तक ये किताब नहीं आई थी तब तक देश क्या था? तो देश की पहचान, आपकी पहचान इस किताब में निहित है। इसके आधार पे आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, जो आप घूम रहे हो, जो आप टहल रहे हो। जब आप वो मौलिक अधिकार का चैप्टर पढ़िए तब इस चीज को महसूस करिए। इसने आपको समानता का अधिकार दिया है, इसने उपाधियों का अंत किया है, इसने अस्पृश्यता को समाप्त किया है, इसने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया आपको, और इसने संवैधानिक उपचारों का, कल के दिन आपके साथ कुछ भी गलत हो जाएगा, ये किताब कहती है आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट आपको संरक्षण देगा। इसलिए इस किताब के इंपॉर्टेंस को समझिए, और इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को इसी आधार पे आप समझ सकते हैं। अभी हम भाग 1 के अनुच्छेद 1 की ही बात कर रहे हैं। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसके लिए आप जब फाउंडेशन बैच में आएंगे और मेरी क्लास करेंगे तब आपको आनंद आएगा, तब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, थोड़ा जनरल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये जो संघ शब्द लिखा है इसको आप समझें। राज्यों का संघ का मतलब एक अखंड संघ की बात हो रही है, जो कभी खंडित नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ही बता देता हूं, बाकी बताने के लिए फाउंडेशन बैच। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 2 बनाया गया। फिर पहले आर्टिकल 1 में बता दिया गया कि भैया भारत कैसा है, आर्टिकल 2 लाया गया, अनुच्छेद 2 लाया गया। अनुच्छेद 2 में लिखा गया कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र शामिल करने के प्रावधान। मान लो कभी किसी को रातों रात सपना आ जाए, पाकिस्तान को सपना आ जाए या बलूचिस्तान को सपना आ जाए कि अब मुझे भारत का हिस्सा बनना है, जैसे सिक्किम को आया था। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, 1975 में बना भारत का हिस्सा। तो फिर उसके लिए प्रावधान किया गया कि वो सपने को साकार करेगा, अनुच्छेद 2।
अनुच्छेद 2 में कोई भी ऐसा क्षेत्र जो भारत संघ का हिस्सा बनना चाहे तो भारत संघ का हिस्सा बन सकता है। यानी ये वो क्षेत्र, एक तो आप समझिए ये भारत संघ बन गया, ये है भारत, और ये भारत के बाहर का कोई क्षेत्र है। यदि एक बार मिल गया तो आर्टिकल 1 लागू हो गया, एक बार मिल गए तो मिल गए, फिर नहीं वापस जा सकते, ठीक है। लेकिन मिलाएगा कौन? आर्टिकल 2, जिससे सिक्किम एक बार भारत संघ का हिस्सा बनने आया था और बन के फिर भारत ही बन गया। तभी तो कहते हैं विविधता में एकता, हम सब भारतवासी हैं, इंडिया फर्स्ट। कहाँ के इंडिया? इसलिए इंडिया क्योंकि एक बार आप बस अब इंडिया नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब मान लो ये जो संघ है इसी के स्वरूप में कुछ परिवर्तन करना। एक तो बाहर वाले की एंट्री हमने आर्टिकल 2 से कर दी, इसका गेट हमने आर्टिकल 2 बना दिया। अब अंदर वाले कह रहे हैं कि हमें कुछ तो करो, ऐसे थोड़ा ना होगा कि एक जैसी व्यवस्था चलेगी। उत्तर प्रदेश वाले कह रहे हैं कि बुंदेलखंड अलग करो या फिर उत्तराखंड को अलग करो, किए गए। आंध्र प्रदेश वाले कह रहे हैं तेलंगाना को अलग करो, ऐसी मांगे बहुत सारी चलती हैं। उत्तराखंड वाले कह रहे हैं यार नाम आपने उत्तरांचल क्यों रख दिया, हमारा नाम उत्तराखंड कर दो। तो मान लो किसी भी क्षेत्र की सीमा बदलनी है, सीमा बदलनी है, नाम परिवर्तित करना है, 1 को 2 में विभाजित करना है, 2 को 1 में मिलाना है, यानी अंदर ही अंदर जो करना है कर लो। बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं है, बाहर तो जा ही नहीं सकते, वो तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होना चाहता हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब के लिए आर्टिकल 3 बनाया गया है। अनुच्छेद 3 यह कहता है नए राज्यों का गठन करना है, कर सकते हैं। क्षेत्रों में परिवर्तन करना है, कर सकते हैं। सीमाओं में परिवर्तन करना है, कर सकते हैं। नामों में परिवर्तन करना है, कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाइए, बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार से झारखंड बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर नया राज्य नहीं बन सकता। भारत संघ की यही खूबी है। मेरी बात समझ रहे होंगे। आर्टिकल 3 समझ में आ गया। आर्टिकल 2 तो बाहर से एंट्री है, आर्टिकल 3 अंदर ही अंदर वालों को हमने क्या किया, भैया जो करना है अंदर ही अंदर कर लो, बाहर की कोई संभावना नहीं है। स्पष्ट है? बहुत स्पष्ट है। तो आर्टिकल 3 भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए आर्टिकल 4 जो है ना, उसको पढ़ने की कोई जरूरत आपको है नहीं। आर्टिकल 4 में सिर्फ ये बात लिखी गई है, देखो इसके लिए ये जो आर्टिकल 1 है ना, अनुच्छेद 1, मैंने क्या बताया था, भारत राज्यों का संघ है। तो भैया कौन कौन से राज्य उसमें सम्मिलित होंगे, ये लिस्ट कहां दी गई है? पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची में एक लिस्ट बना दी गई है। क्षेत्रफल भी वहां पे लिख दिया गया है, कानून भी लिख दिया गया है कि किस भारत में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। आर्टिकल 14 के तहत भारत में कानून का शासन है। यहां पे कानून के अंडर में सब कोई है। भारत का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, वो भी कानून के अंतर्गत आता है। हर व्यक्ति कानून के अंतर्गत आता है। तो कोई भी राज्य भी बनाया जाता है, कोई भी क्षेत्र बनाया जाता है, संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ता है। और साथ में पहली अनुसूची में लिस्ट होती है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर से क्या किया गया, 2019 में रिमूव कर दिया गया आर्टिकल 370। 370 क्या था, एक स्पेशल प्रोविजन देता था जम्मू कश्मीर को, कुछ ऐसा वाला फील, अमेरिका वाला फील देता था कि 2 संविधान बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होता था, सोचिए। आर्टिकल 370 एक पूरा विशेष उपबंध किया गया था। 2 झंडे हुआ करते थे। एक राष्ट्र 2 विधान कैसे पॉसिबल है? एक राष्ट्र एक संविधान के तहत 370 हटाया गया बाद में। अस्थायी प्रबंध था, वो परमानेंट प्रोविजनल नहीं था। राजा हरि सिंह के द्वारा जो त्रुटियां की गई उसके कारण से तो 370 हटा। हटने के बाद लिस्ट एक पूरी अपडेट की गई। जम्मू कश्मीर में एक जम्मू कश्मीर बन गया, ये आपका यूटी बना दिया गया। दूसरी तरफ लद्दाख बन गया, सेकंड यूटी ये बन गई। केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया। वर्तमान में कितने हैं? 20+8, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले दादरा नगर हवेली और दमन अलग अलग यूटी हुआ करते थे, बाद में मिला के एक कर दिया गया दोनों को। ये सब आर्टिकल 3 के पास कृपा है। आर्टिकल 3 से जो करना है करिए। तो आर्टिकल 4 में यह लिख दिया गया कि यदि आप आर्टिकल 2 का, आर्टिकल 3 का, इनके माध्यम से यदि आप अमेंडमेंट करते हैं, संविधान संशोधन करते हैं, तो एक तो इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो मतलब जनरल बात लिखिए, कोई बहुत आपको जानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा हूँ, फिर डिटेल में पढ़ना हो, चौथा अनुच्छेद पढ़ना हो तो फिर फाउंडेशन बैच में, ठीक है।
ये वाली क्लास इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए है, विस्तार वहीं पर है। वहां पे तो मैंने इस तरीके से पॉलिटी पढ़ाई कि मजा ही आ जाएगा आपको पॉलिटी पढ़ के। एक एक मैंने केस लॉ भी लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उससे जुड़ा हुआ, मजा ही आएगा, मतलब बहुत आनंद से पढ़ोगे। ठीक है, भाग 2 नागरिकता से जुड़ा हुआ है। सिटीजनशिप का प्रावधान भाग 2 में लिखा, बस इतना ही जान लो। आर्टिकल 5 से 11 यहां पे दिए गए हैं, ठीक है ना। भारत में जन्म लेने वाले को भारत की नागरिकता मिल जाती है यदि उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक है तो। सिंपल सा प्रोविजन है, जन्म से नागरिकता, ठीक है। रजिस्ट्रेशन से भी मिलती है, देशीकरण से भी मिलती है। उसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया है, भारतीय नागरिकता अधिनियम। देखो ये जो संविधान की किताब है ना, इस किताब में बातें सारी लिखी हैं, लेकिन उनको लागू करने के लिए संसद के द्वारा कानून पारित किया गया। इस किताब ने लिख रखा है ऑलरेडी, इस किताब में बात लिखी गई है कि इस संविधान के किसी भी उपबंध को लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। तो सब कुछ कानून बनाया गया है। जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 बना था आपका, अब इसमें लगातार संशोधन हो रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका 2020 में आपका पूरा ये पारित हुआ था, लागू हुआ था, जब कोरोना चल रहा था, उस टाइम की बात है ना। बहुत विवाद भी रहा आपका ये, ठीक है। इसके बाद भाग 3 आता है। भाग 3 आपका FR है, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। एक चीज और थोड़ा चलो मैं बता ही देता हूं। पूरा संविधान, ये जो संविधान की किताब है ना, इस किताब में सिर्फ 3 बातें लिखी हुई हैं। एक राज्य के बारे में, दूसरा व्यक्ति के बारे में, राज्य के बारे में, व्यक्ति के बारे में, और सरकार के बारे में। और इस संविधान में कुछ भी नहीं है पूरी किताब में। कहीं पे राज्य को परिभाषित किया जाएगा, राज्य का मतलब है नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य की बात यहां पे कर रहा हूं, नेशन स्टेट, ठीक है। अब नेशन स्टेट क्या होता है अभी नहीं डिस्कस करूंगा संविधान में। राज्य 4 तत्वों से मिलकर बनता है, 4 चीजें मिला दो तो राज्य बन जाता है। पहला, निश्चित भूभाग होना चाहिए। कोई भी राज्य तब राज्य जब उसके पास लैंड होगी, बिना लैंड के थोड़ा ना कोई राज्य बन जाएगा। तो भूभाग होना चाहिए और वो भी निश्चित होना चाहिए। आज फिलिस्तीन के साथ क्या दिक्कत है, फिलिस्तीन या कोई भी और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो आज तक परिभाषित नहीं हो पाए। अभी उन लैंड ही स्पष्ट नहीं है, कौन सी लैंड है, विवादित है ना। निश्चित भूभाग, और क्या होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। मान लीजिए जब कोई आइलैंड है, खाली पड़ा है, वीरान है ना, या तो किसी देश का हिस्सा होगा आइलैंड, या फिर यदि वहां जनसंख्या नहीं रह रही तो क्या ही राज्य, कौन शासन करेगा वहां पे। तो वहां पे जनसंख्या का निवास होना चाहिए, ठीक है। निश्चित भूभाग, जनसंख्या। इसके बाद वहां पर एक स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। देखो राज्य एक अमूर्त संस्था है, यदि राज्य ढूंढने जाओगे कोई नहीं मिलेगा आपको। अभी आपको लगे मुझे राज्य से मिलना है तो किससे मिल के आओगे। राज्य अमूर्त संस्था है जो दिखती नहीं है। हवा दिखती है आपको, नहीं दिखती ना। तो राज्य एक अमूर्त संस्था है, लेकिन उसी का मूर्त रूप सरकार है, गवर्नमेंट है, उसका रिप्रेजेंटेशन। जैसे भगवान दिख नहीं रहे लेकिन मंदिर में जाओगे तो मूर्ति दिख जाएगी आपको। तो मूर्ति तो दिखती है, भगवान का प्रतिरूप है वो। एक्चुअल में भगवान वैसे हैं कि नहीं है पता ही नहीं, ये तो खोजने की चीज है, सब खोज ही रहे हैं, ठीक है। देखो जिसने भी भगवान को देखा होगा, महसूस बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने महसूस किया है, बहुत लोगों की आस्था श्रद्धा इन सब चीज़ों से ईश्वर जुड़ा हुआ है। लेकिन जिसने ईश्वर को देखा होगा शायद हो सकता है वो कभी आपको मिला ही ना हो, सब ढूंढ ही रहे हैं। वैसे ही राज्य का एक अमूर्त संस्था है, दिखती नहीं है ये, लेकिन ये तत्व यदि हुए। चौथा तत्व बहुत जरूरी है राज्य के लिए, वो है संप्रभुता। सुप्रीम पावर होनी चाहिए, नहीं राज्य का कोई मतलब ही नहीं है। बिना संप्रभुता के राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। राज्य में संप्रभुता बहुत अनिवार्य तत्व है। आप खुद सोचिए ना, आपको राजा बना दिया जाए, पावर कुछ हो ही ना। आजादी के पहले यही तो था, देश तो था, भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता थी क्या? संप्रभुता ब्रिटिश के पास थी। संप्रभुता का मतलब होता है आपके ऊपर फिर कोई नहीं है।
बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से आपका कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। आप स्वच्छंद हैं, सुप्रीम पावर आपके पास है, बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, आंतरिक हस्तक्षेप नहीं है। यदि ये चारों तत्व कहीं पे भी मिल जाते हैं तो वो राज्य हो जाता है। और हमारे संविधान की पुस्तक पे इन चारों तत्वों पर स्पष्ट बात की गई है। भाग 1 भूभाग की ही बात करता है, भारत राज्यों का संघ होगा, सब यही बात है की गई है। और क्या बात है आप देखेंगे पूरा आर्टिकल्स है, जनसंख्या, सरकार। अब इसको ये हो गया। दूसरा पार्ट है सरकार। सरकार जैसा कि मैंने बताया मूर्त रूप है, दिखाई देता है, गवर्नमेंट दिखाई देती है। हमने कैसी सरकार बना रखी है? हमने अपने देश को चुना है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र का मतलब क्या है? जहां जनता का शासन हो। जनता का शासन, जनता का शासन कैसे इस्टेब्लिशमेंट होता है? डेमोक्रेसी से, लोकतंत्र से। लोकतंत्र होगा तभी जनता का शासन होगा। और लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र हमने चुना है? इनडायरेक्ट लोकतंत्र चुना है। 2 प्रकार का लोकतंत्र होता है। हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चुना है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में नहीं है, ठीक है? आप शासन नहीं कर रहे हो, आपके चुने हुए प्रतिनिधि शासन कर रहे हैं। एक्चुअल में राइट आपके पास है, आप एक वोट जाके देके आते हो, लेकिन एक्चुअल में शासन कौन कर रहा है? आपका संसद, आपका एमएलए, आपका एमपी, आपका ग्राम प्रधान, वही तो शासन कर रहा है। तो यहां पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। गणतंत्र, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब है जहां देश का मुखिया जनता द्वारा निश्चित समय के लिए चुना जाए। और हमारे देश का मुखिया एक ही आदमी है, कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, नाम ये राष्ट्रपति। जो देश का प्रमुख हो, देश का प्रमुख हो, उसे राष्ट्र। हमारे यहां पे जो राष्ट्रपति हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, निश्चित समयावधि के लिए चुने जाते हैं। तो फिर आप कहोगे सर प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। आप सरकार बनाते हो, जब आप एमपी एमएलए सब बनाते हो तो तब आप गवर्नमेंट को डिजाइन करते हो अपने, कि हमारी गवर्नमेंट कैसे होगी, हमें किसकी सरकार लानी है। उस बहुमत का नेता होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है, लेकिन देश का प्रमुख। कई जगहों पे देश का प्रमुख राजा भी होता है, जैसे ब्रिटेन में आज भी राजा है, वहां प्रधानमंत्री भी है, सरकार का मुखिया भी है, लेकिन देश का मुखिया कौन है? राजा है। तो जहां पे देश का मुखिया राजा होता है, राजा का मतलब जो वंशानुगत है, जिसको चुना नहीं जा रहा। महारानी एलिजाबेथ के बाद प्रिंस चार्ल्स आ चुके हैं, अब उनके बाद उनका कोई एक वारिस बैठा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? वहां पे गणतंत्र ना होकर राजतंत्र होता है। राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है ब्रिटेन में। भारत में गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है, क्योंकि हमारे देश का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए क्या हो रहा है? चुना जा रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। गणतंत्र और लोकतंत्र में अंतर समझ में आ रहा है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र से सरकार चुनते हैं, गणतंत्र से अपने देश का मुखिया चुनते हैं। ठीक है, बहुत सामान्य है, बहुत आसान है ना? तो हमारी सरकार जनता के द्वारा बनाई जाती है। अब हमने क्या बना रखा है? संघ बना रखा है। पहले ही शुरुआत में बात हो गई, संघ, यूनियन। किसका संघ? हमारा संघ कैसा संघ है समझो। हमारा जो संघ है, उस संघ में 2 लोग आके बैठ गए हैं। अभी यही बताएं, संघी से शुरुआत हुई है। देखो आज मुझे लगता है पॉलिटी पूरी ना खत्म हो जाए आपकी 2 मिनट में। संघ में 2 लोग हैं, एक तो केंद्र है और दूसरे राज्य हैं। कितने राज्य बताए आपको मैंने? 28। तो जो आप सरकार चुन रहे हो, 2 लेयर में गवर्नमेंट चुन रहे हो। एक तरफ आप केंद्र सरकार बनाते हो, दूसरी तरफ राज्य सरकार बनाते हो। आप अपने क्षेत्र में संसद को भी वोट डालने जाते हो और आप विधायक को भी वोट डालने जाते हो। सरकार के 3 अंग होते हैं। केंद्र सरकार के 3 बॉडी हैं, गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं। पहले कार्यपालिका, कार्यपालिका, दूसरी विधायिका, विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। तो जब इसके 3 अंग हैं तो इसके भी 3 अंग होंगे, दोनों के लिए कॉमन एक ही जैसी बात होगी। इसके पास भी विधायिका होगी, विधायिका होगी, इसके पास भी कार्यपालिका होगी, एग्जीक्यूटिव लिख देते हैं, और इसके पास भी जुडिशरी होगी। होगी? अब समझिए, केंद्र की विधायिका का नाम संसद है। केंद्र की विधायिका का नाम क्या है? संसद। राज्य की विधायिका का नाम है विधानमंडल, विधानमंडल।
केंद्र की विधायिका संसद, राज्य की विधायिका विधानमंडल। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यों का रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है, क्योंकि हम संघ में है ना भाई, इन राज्यों को छोड़ नहीं सकते ना, तो इनको भी उठा के यहां बैठा दिया है राज्यसभा में। लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। कभी आप लोग लोकसभा को देखिएगा, लोकसभा का रंग हरा है। आप लोकसभा को देखिएगा, लोकसभा भी नई संसद भी बनी है, हरे रंग का, मोर को उसमें पीछे मोर को कॉन्सेप्ट बनाया गया है, मोर के कलर का, मोर का कलर भी हरा है। आप वहां देखेंगे ग्रीन कारपेट बिछी हुई है। ग्रीन किसकी निशानी है? खेतों की, आम आदमी की। आम आदमी कहां काम कर रहा है? खेतों में। लोकसभा इसलिए हरी हरी दिखेगी आपको पूरी। राज्यसभा लाल रंग की दिखेगी, एलीड क्लास आता है वहां पे, पढ़े लिखे। लोकसभा में यदि जाना है तो 25 साल की उम्र भी पर्याप्त है, मिनिमम आयु 25 साल है। राज्यसभा के लिए मिनिमम आयु 25 नहीं है, 30 है। यहां पे आप कभी राज्यसभा की डिबेट सुनिएगा, आपको राज्यसभा में पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूं लोकसभा में पढ़े लिखे नहीं, यहां पे भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन राज्यसभा के में आप समझिए ना, वहां पे एक तो 12 मेंबर्स मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। राज्यसभा की संरचना में 12 मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, साहित्य के आधार पे, कला के आधार पे, समाज सेवा के आधार पे, विज्ञान के आधार पे। तो राज्यसभा का जो रिप्रेजेंटेटिव है, कौन भेज रहा है इनको? राज्यों से भेजे जा रहे हैं। ये डायरेक्ट ये भी नहीं चुने जाते, इनडायरेक्टली राज्य विधानसभाएं चुन के भेजती हैं राज्यसभा के मेंबर को। तो यहां पर बहुत सिलेक्टेड लोग आते हैं, यहां पे जमीन से जुड़े हुए लोग आते हैं, लालू यादव जैसे लोग, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, देसी आदमी। आप जितने भी राज्यसभा के मेंबर, मैं जहां से हूं, मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से हूं, बांदा से। हमारे क्षेत्र में अभी वर्तमान में कृष्णा पटेल हैं जो सांसद हैं। हम जानते हैं कितनी जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़ी हुई नेता। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या एजुकेशन है, आप जनता की नब्ज यदि पकड़ना जानते हैं तो आप जो है लोकसभा के मेंबर चुनाव लड़ भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? आप अपने क्षेत्र के भी संसद को दोनों संसदों में कंपेयर करिएगा, है ना। आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसदों को कंपेयर करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, दूसरे हैं यहां पे है विधायिका। ये अब आ जाते हैं, ये तो एमपी हो गया है ना, यहां पे एमएलए हैं। यहां पे क्या है? विधायिका है, विधानमंडल है। विधानमंडल के भी 2 सदन है, विधानमंडल के 2 सदन, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती, सिर्फ भारत में 6 राज्यों ने विधान परिषद बना रखी है, बस बना ही रखी है, बैकडोर एंट्री है, बस ये मान लो। इसका बहुत ज्यादा रोल भी नहीं है, बहुत ज्यादा पावर ही नहीं है। 6 राज्य का मतलब 6 राज्यों में यदि विधान परिषद है तो 22 राज्यों में नहीं है, 22 राज्यों में नहीं है। तो 22 राज्यों में केवल एक ही सदन है और 6 राज्यों में 2 सदन है। हमारे यूपी में 2 सदन है, 2 सदन है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। 403 सीटें आपकी विधानसभा की हैं, 100 सीटें विधान परिषद की हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? बिहार में दोनों सदन है, विधानसभा भी है, विधान परिषद। नीतीश कुमार विधान परिषद थे, बैकडोर एंट्री, चुनाव नहीं लड़ते थे। मायावती चुनाव नहीं लड़ती थी विधान परिषद से, बैकडोर एंट्री। ठीक है, इस पे कभी बाद में बात करेंगे। और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं विधान परिषद से आ जाते हैं एंट्री करके। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है कि मैं ही बार समझ रहा हूं? ये तो मैंने जनरल विधायिका का स्ट्रक्चर बताया, और अभी इस पे डिटेल में मैं जा सकता हूं, इसलिए सब कुछ मैं क्लास में, मतलब डिटेल में, फाउंडेशन वाले बच्चे जो होंगे समझ पा रहे होंगे मैं कितना डेप्थ में जाके पढ़ाता हूं। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक परमानेंट, एक टेम्परेरी। परमानेंट की तैयारी तो देखो आप लोग कर रहे हो, जो भी लोग आईएएस, आईपीएस, ऑल इंडिया सर्विसेज या फिर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इन सर्विसेज में जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनते हैं। परमानेंट क्यों? एक बार आप चयनित हो गए, 25 साल, 30 साल, 35 साल, जो आपका जो है इतने साल आप रहोगे, इसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिसमें पूरा ऑल इंडिया सर्विसेज, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये सारे लोग जो आते हैं सारे कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम है जो भी विधायिका के द्वारा कानून बनाए गए हैं उनको इंप्लीमेंट कराना, उन्हें लागू कराना। दूसरी तरफ एक टेम्परेरी कार्यपालिका बनाई गई है। टेम्परेरी कार्यपालिका में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद आती है पूरी, महान्यायवादी, ये सब टेम्परेरी। प्रधानमंत्री भी कैबिनेट का हिस्सा ही है तो प्रधानमंत्री भी आते हैं। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। काम क्या है?
लागू करना, इंप्लीमेंट करना। अच्छा, प्रेसिडेंट दोनों जगह से जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट कार्यपालिका में भी है, प्रेसिडेंट विधायिका में भी है। हमारी संसद राष्ट्रपति प्लस लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है। जो भी कानून लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है उसका साइन यदि राष्ट्रपति ने नहीं किया तो वो कानून का कानून रूप नहीं धारण करता है। राष्ट्रपति ब्रिजिंग का काम करते हैं, एक सेतु का काम करते हैं कार्यपालिका और विधायिका के बीच में। राष्ट्रपति दोनों ही से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रपति कार्यपालिका भी है। कैसे कार्यपालिका है? भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, आर्टिकल 53। ठीक है, भारत में जितने भी काम किए जाएंगे राष्ट्रपति के माध्यम से किए जाएंगे। अब राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं? आर्टिकल 74 75 जाके पढ़ना पड़ेगा आपको। वहां पे लिखा है मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे जो भी करेंगे। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। तो भारत में डी यूरे पावर राष्ट्रपति के पास है, डिफैक्टो पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। यानी वास्तविक शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री करते हैं, पर काम सारे राष्ट्रपति। कभी भी आप प्रोटोकॉल देखिएगा, जब कभी भी जैसे 26 जनवरी के दिन प्रोटोकॉल देखिएगा, राष्ट्रपति हमेशा आगे रहेंगे। जब भी राष्ट्रपति जहां पे होंगे प्रधानमंत्री को पीछे ही रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति बस एक ही पावर का उपयोग प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्यों? हमारे यहां पे संसदीय लोकतंत्र है, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना, और जहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां पे कैबिनेट पावरफुल होती है। अमेरिका में क्या है? अध्यक्षात्मक सिस्टम है, वहां पे प्रेसिडेंट प्रमुख होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देखो, तबाही है। वहां पे जितने भी राष्ट्रपति आते हैं सारे ही तबाही हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति वर्ल्ड का सबसे पावरफुल लीडर होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहां पे पावर ऑफ सेपरेशन है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, भारत में उत्तरदायित्व और नियंत्रण का सिद्धांत है। ये सारी पॉलिटिकल थ्योरीज है जो मैं आगे चल के कभी डिस्कस करूंगा। तो विधायिका समझ में आ गई, राज्य की विधायिका विधानमंडल, विधानसभा विधान। ठीक है, कार्यपालिका समझ में आ गई। यहाँ पे यहाँ की कार्यपालिका यहाँ पे भी दो भाग हुए, परमानेंट और टेम्परेरी। जितने भी यूपी पीसीएस है, जैसे मान लो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, जितने भी पीसीएस रैंक के अधिकारी होंगे या ऑल इंडिया वाले सर्विस वाले बच्चे, जो भी स्टेट कैडर जिनको मिलेगा, वो सब साथ में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, सारी पोस्ट, ये सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये रीढ़ है, बैकबोन है। प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बैकबोन होता है, इन्हीं से देश चल रहा है। और टेम्परेरी में राज्यपाल आते हैं, स्टेट कैबिनेट आती है, मुख्यमंत्री आते हैं और महाधिवक्ता आते हैं टेम्परेरी में। ठीक है, कार्यपालिका में। जुडिशरी का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है वो थोड़ा इंटीग्रेटेड बनाया है। जुडिशरी हमने सेपरेट नहीं की, जुडिशरी सेपरेट नहीं है। जुडिशरी के टॉप पे सुप्रीम कोर्ट बैठा है, हर स्टेट में हमने हाई कोर्ट बना दिए हैं, और नीचे आपका अधीनस्थ न्यायालय जिसे हम लोअर कोर्ट कहते हैं, लोअर कोर्ट कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। इसके नीचे भी मुंसिफ होते हैं, बहुत मतलब इसकी भी मल्टीपल लेयर है। तो इसमें इंटीग्रेटेड ढांचा है। लोअर कोर्ट में कोई भी बात हुई आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट की बात सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट के टॉप में कोई भी नहीं है। कुछ मामलों में आर्टिकल 72 लग जाता है। यह है, राष्ट्रपति के पास कुछ पावर दी गई है, राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायिक पावर है। मान लो कोई मृत्युदंड का मामला आ गया, राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति पे आप, इसको हम बोलते हैं मर्सी पिटीशन, है ना, दया याचिका। राष्ट्रपति चूंकि हमारे देश के सर्वे सर्वा हैं, तो वहां पे मर्सी पिटीशन फाइल होती है, उसका भी एक प्रोसेस है, उसमें होम मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट रहता है पूरा कंप्लीट, और राष्ट्रपति कार्यालय का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, अल्टीमेट ये क्या है, हमने स्वतंत्र रखी है। हमारे यहाँ पे आर्टिकल 49 न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र रहेगी, कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, क्यों? गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का संरक्षक गार्जियन सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा है। ये जनरल बातें आपको मैंने बताई, और भाग 1 बताया, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, ये मैं अब आने वाले सेशन में बताऊंगा। संविधान आपको रटवा दूंगा, दिमाग में बैठा दूंगा, आपका रिवीजन भी होगा, आपको चीज़ें याद भी होंगी, मज़ा भी आ जाएगा। बाकी डिटेल में सब कुछ फाउंडेशन बैच जिंदाबाद। ठीक है, वहाँ पे मैंने पढ़ाई रखा है, एक एक आर्टिकल, एक एक वेयर एक्ट, सब कुछ कंठस्थ कराने का काम मेरा है। तो ये आपका हमारा सिलसिला सतत चलता रहेगा। आप लोग बस यूं ही मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मस्त रहिए।